नमस्कार साथियों, मैं हूं देवी सिंह, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आज आपके लिए लेके आया हूं सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कार्यपालिका सरकार का अति महत्वपूर्ण अंग है। जैसा प्रथम अंग माना जाता है व्यवस्थापिका, ठीक इसी क्रम में दूसरा अंग माना जाता है व्यवस्थापिका। इसके संबंध में गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। अर्थात व्यवस्थापिका जनता की इच्छा को कानून के रूप में बदलती है और उस कानून को कार्य रूप में बदलने का कार्य कार्यपालिका का है। अगर हम बात करें प्रमुख कार्य की, तो व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है उन कानूनों को क्रियान्वित करना और प्रशासन को चलाना, ये कार्य प्रमुख कार्य है कार्यपालिका का। कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका निर्वाचन किया जाता है। ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये जनमत पर निर्भर करता है कि कोई प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि बनकर कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगा अथवा नहीं। अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका जनमत पर निर्भर करती है, अर्थात इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अतः इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये नीतियों की निर्माता मानी जाती है, अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। इसके विपरीत दूसरा है स्थायी कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका में सभी राजकीय सेवक अर्थात राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ये स्थायी रूप से कार्य करते हैं अधिवार्षिकी पूर्ण करने तक। इनके कार्य करने का आधार है इनकी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता। इनका कार्य है नीतियों को लागू करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जा सकता है और इसमें अगर हम देखें तो जो कार्यपालिका है राजनीतिक कार्यपालिका, वो कार्यपालिका का संकीर्ण अर्थ है। अर्थात जब भी हम कार्यपालिका शब्द को संबोधित करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में राजनीतिक कार्यपालिका का चित्र उभरता है, लेकिन अगर हम इसको व्यापक रूप में देखना चाहें तो राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों मिलकर व्यापक कार्यपालिका को दर्शाते हैं, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका केवल और केवल संकीर्ण अर्थ को दर्शाती है। इसके संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि कार्यपालिका शासन की वह धुरी है जिसके चारों तरफ प्रशासनिक तंत्र घूमता है। आइए अब जानते हैं कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकारों में सबसे पहले आता है नाममात्र अथवा वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका का अंतर संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, अर्थात ये अंतर हमें केवल और केवल संसदीय शासन प्रणाली में देखने को मिलेगा। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें राज्य का प्रमुख अर्थात राजा या राष्ट्रपति, इसको हम औपचारिक कार्यपालिका, नाममात्र की कार्यपालिका अथवा गरिमामय कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार शासन की समस्त शक्तियां इनमें निहित होती है, लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग ये स्वयं नहीं करते हैं। अर्थात राजा अथवा राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां धारित करता है, लेकिन उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार राजा केवल और केवल नाममात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है और राजा को नाममात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली में कहा जाता है कि राज्य का प्रधान राज करता है, शासन नहीं करता है। ये उक्ति ब्रिटेन के लिए कही जाती है कि ब्रिटेन का सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। अर्थात शासन का कार्य वास्तविक कार्यपालिका का है, जबकि औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान और समस्त शक्तियों का वाहक राजा है
और इसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति है। एक विद्वान हुए हैं बेजहोट, इन्होंने नाम मात्र की कार्यपालिका को अर्थात राष्ट्रपति अथवा राजा को गरिमामय कार्यपालिका शब्द से संबोधित किया है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका को इन्होंने कुशल कार्यपालिका नाम दिया है। अब बात करते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका का निर्वाचन अथवा उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका वंशानुगत भी हो सकती है, जैसे ब्रिटेन में और जापान में ये व्यवस्था प्रचलित है, या फिर ये निर्वाचित भी हो सकती है, जैसा कि भारत में। अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका वंशानुगत अथवा निर्वाचित दोनों प्रकार की हो सकती है। कार्यपालिका का दूसरा प्रकार आता है एकल या बहुल कार्यपालिका। तो देखिए, एकल कार्यपालिका का मतलब है एक के हाथ में शक्ति, और बहुल कार्यपालिका का अर्थ है बहुत सारों के हाथ में शक्ति। एकल कार्यपालिका के वर्तमान में दो रूप प्रचलित हैं। पहला रूप देखा जा सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां शासन की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, एक ही व्यक्ति उनका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल कार्यपालिका मौजूद है, क्योंकि शासन की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में है। इसके विपरीत अगर हम देखें भारत में और ब्रिटेन में, यहाँ भी एकल कार्यपालिका का ही स्वरूप है। इसमें ये माना जाता है कि कार्यपालिका में एक से अधिक सदस्य हों, अर्थात सदस्य तो अनेक हों, लेकिन वो समस्त सदस्य एक इकाई के रूप में कार्य करते हों। जैसे भारत और ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, अर्थात वो अलग अलग नहीं माने जाकर एक इकाई के रूप में माने जाते हैं। दूसरा रूप आता है बहुल कार्यपालिका का। बहुल कार्यपालिका का अर्थ होता है कि कार्यपालिका में अनेक सदस्य होते हैं और उन सभी सदस्यों की शक्तियां भी समान होती है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण देखा जा सकता है स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद। ये बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं और इन सभी सदस्यों की शक्तियां समान होती है, अर्थात ये 7 सदस्य होते हैं और सातों ही सदस्यों की शक्तियां भी समान होती है। इसमें एक विशेष प्रावधान ये भी है, परंपरा माने या प्रावधान माने, कि इन 7 में से 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है और उसे इस समिति का, इस परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है और उसी को स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि इस अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति की शक्तियां भी अन्य सदस्यों की शक्ति के समान ही रहती है। इससे पूर्व में जो सोवियत संघ था 1991 से पहले, उसमें भी यही व्यवस्था प्रचलित थी, अर्थात बहुल कार्यपालिका प्रचलित थी। वहाँ की बहुल कार्यपालिका को संबोधित किया जाता था प्रेसिडियम नाम से। इसमें भी बहुल कार्यपालिका के समान 37 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में सोवियत संघ और प्रेसिडियम दोनों का ही अस्तित्व नहीं है। इसके बाद आता है संसदीय या अध्यक्षीय कार्यपालिका। तो देखिए, कोई कार्यपालिका संसदीय है अथवा अध्यक्षीय है, इसका निर्धारण होता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों से। अगर किसी देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाए तो उस कार्यपालिका को कहते हैं संसदीय कार्यपालिका। और इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं भारत और ब्रिटेन। इसमें व्यवस्था ये रहती है कि निर्वाचन व्यवस्थापिका का होता है, व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका चुनी जाती है, नियुक्त की जाती है, और इस कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है व्यवस्थापिका के प्रति, और इसी कारण से इस कार्यपालिका का कार्यकाल भी अनिश्चित होता है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, जिसकी हमने पहले चर्चा कर ली थी। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अब बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका की। तो देखिए, अध्यक्षीय कार्यपालिका का अर्थ है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो, शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित रहते हुए कार्य करें। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है और कार्यपालिका का कार्यकाल भी
निश्चित होता है। और ये व्यवस्था पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद कार्यपालिका आती है वंशानुगत व निर्वाचित। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले वंशानुगत की, निर्वाचित की आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं वंशानुगत कार्यपालिका क्या होती है। तो वंशानुगत कार्यपालिका में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंश परंपरा के आधार पर पद ग्रहण करता है, अर्थात राजा का बेटा राजा बनता है। और ये परंपरा मौजूद है ब्रिटेन में, जापान में, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलैंड। इसके अतिरिक्त जॉर्डन, सऊदी अरब, ये देश भी वंश परंपरा पर आधारित है, अर्थात इनकी कार्यपालिका वंशानुगत आधार पर पद ग्रहण करती है। पांचवा प्रकार आता है सर्वाधिकारवादी तानाशाही। सर्वाधिकारवादी तानाशाही का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति वैधानिक तरीकों से अर्थात उचित तरीकों से शासन में सत्ता पर अधिकार करता है, उसके पश्चात वह निरंकुश हो जाता है। ऐसी स्थिति कहलाती है सर्वाधिकारवादी या तानाशाही शासन प्रणाली। और इसके उदाहरण हो सकते हैं मुसोलिनी का शासन, हिटलर का शासन और जनरल फ्रैंको का शासन। छठा रूप आता है कार्यपालिका का निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ये व्यवस्था है भारत में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, ब्राज़ील में, लगभग हम कहें जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद है उन सभी देशों में निर्वाचित कार्यपालिका मौजूद रहती है और उनमें निर्वाचन के आधार अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं कि कार्यपालिका का चयन किस रूप में या किस प्रकार किया जाए। तो देखिए, कार्यपालिका का चयन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे श्रेष्ठ तरीका है जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचन। और ये व्यवस्था पाई जाती है फ्रांस में, ब्राज़ील में, मेक्सिको में, बोलीविया में। इन सभी देशों में जनता मुख्य कार्यपालक का चुनाव करती है। दूसरा प्रकार आता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ देखिए, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसको हम दो श्रेणियों में बांट रहे हैं। एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन और दूसरा व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। हालांकि ये दोनों ही रूप अप्रत्यक्ष निर्वाचन माने जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं निर्वाचक मंडल वाली स्थिति। इसमें जनता सबसे पहले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव करती है और फिर ये सदस्य मुख्य कार्यपालक का चुनाव करते हैं। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जनता निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और वो निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसके बाद आता है व्यवस्थापिका द्वारा चुनाव। ये भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही रूप है। इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका को चुनती है, अर्थात जनता व्यवस्थापिका को चुनती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को चुनती है। इसका उदाहरण है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव और स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद का चुनाव। और मैंने जैसे पहले चर्चा करी, व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्वाचन होता है उसे भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की श्रेणी में माना जाता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। तो वही स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन में। इसके अतिरिक्त एक रूप और आता है मनोनयन। तो देखिए, मनोनयन की व्यवस्था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के 15 देशों में है। इन 15 देशों को राष्ट्रमंडल प्रजाभूमि या फिर कॉमनवेल्थ रियलम्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी 15 देश ब्रिटेन के सम्राट को, वहाँ के शासक को, साम्राज्ञी को, राजा को अपना राष्ट्राध्यक्ष या अपना शासक मानते हैं। इनमें प्रमुख देश हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और इन देशों में ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की साम्राज्ञी इन देशों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करती है, उनको मनोनीत करती है। परंपरा ये रखी जाती है कि जैसे कनाडा है, वहाँ अगर गवर्नर जनरल नियुक्त करना है तो वहाँ की व्यवस्थापिका, कनाडा की व्यवस्थापिका ब्रिटेन के सम्राट को एक या एक से अधिक नाम प्रस्तुत करती है। उनमें से एक व्यक्ति को ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी मनोनीत करता है, नियुक्त कर देता है गवर्नर जनरल के पद पर। और ये व्यवस्था आज भी 15 देशों में विद्यमान है।
अब जानते हैं कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका के कार्यों में सबसे पहले आता है प्रशासनिक कार्य यानी आंतरिक प्रशासन का। इसमें कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और कानून व्यवस्था बनाए रखती है। दूसरा कार्य आता है कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्यों में है दूसरे देशों के साथ उचित संबंध स्थापित करना। इसमें आता है राजदूतों की नियुक्ति करना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, भेंट और वार्ताएं करना, संधियां करना, समझौते करना, युद्ध व शांति संबंधी कार्य करना। तीसरा कार्य आता है विधायी कार्य अर्थात कानून निर्माण और व्यवस्थापिका से संबंधित। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में संसद के सत्र बुलाना और सत्रावसान करना ये प्रमुख कार्य हैं कार्यपालिका के। साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा कानून का निर्माण करना कार्यपालिका के विधायी कार्यों की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में अध्यादेश जारी करना, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर स्वीकृति देना अथवा उस पर मनाही करना, वीटो करना, ये कार्य भी विधायी कार्यों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद आता है न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्यों में है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। पांचवा कार्य आता है वित्तीय कार्य। देश का बजट बनाना, बजट तैयार करना और व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करना। जैसे भारत में मंत्रिपरिषद बजट तैयार करके संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक इसी क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्देशन में बजट तैयार किया जाकर वहाँ की व्यवस्थापिका कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार वित्तीय कार्य कार्यपालिका करती है। इसके बाद में छठा कार्य आता है सैनिक कार्य। देश की बाह्य आक्रमण से और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से दोनों ही स्थितियों में रक्षा करना कार्यपालिका का कार्य है। साथ ही कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम राज्याध्यक्ष कहें, वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, आपातकाल घोषित करता है, सैनिक शासन लागू करता है और शांतिकाल की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य बच जाते हैं जिनको हम अन्य कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें आता है राष्ट्रीय विकास योजनाओं का निर्माण करना, उपाधियों का पुरस्कारों का वितरण करना, विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना, जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा और उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करना। अब जानते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में दिनों दिन जो वृद्धि होती जा रही है उसके पीछे क्या कारण है। इससे पहले हमने व्यवस्थापिका वाले चैप्टर में व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण जाने थे। ये वही कारण हैं, यानी एक ही बिंदु के कारण एक की शक्ति बढ़ी है और दूसरे की शक्ति घटी है। तो आइए सबसे पहला कारण जानते हैं नवीन प्रवृत्तियों का विकास और समस्याओं की जटिलता। जैसे आधुनिक समय में उदारवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण जैसी जटिल और नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। इन प्रवृत्तियों से निपटने के लिए विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट अनुभव और योग्यता पर आधारित त्वरित निर्णय शैली अपनाने की आवश्यकता होती है और ये कार्य कार्यपालिका ही कर सकती है। साथ ही यहाँ विशेषज्ञों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमने बात करी विशिष्ट ज्ञान की। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को एडवांटेज मिलता है और व्यवस्थापिका को क्षति होती है, अर्थात व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी होती है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण कार्यपालिका को बहुत सारे दायित्व प्रदान किए गए, अर्थात बहुत सारे कार्य दिए गए हैं, जिसके कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ी है। तीसरा कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका ने अपनी इच्छा से कार्यपालिका को विशेष परिस्थितियों से निपटने हेतु कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की है, अर्थात कार्यपालिका स्वयं कानून बनाकर विभिन्न परिस्थितियों से निपट सकती है। तो इस कारण से कार्यपालिका स्वयं कानून बनाने लग गई है, अर्थात कानून निर्माण में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ गई है, जिसके कारण व्यवस्थापिका की भूमिका कमजोर पड़ी है। चौथा कारण आता है दलीय अनुशासन। तो देखिए, वर्तमान में संसदीय शासन व्यवस्था में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सचेतकों के माध्यम से अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं और
दल के सदस्य भी अनुशासन में रहते हैं। अपने विचारों और अपनी भावनाओं के स्थान पर वो अपने दल, अपनी पार्टी की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। पांचवा आता है केंद्रीयकरण और नियोजन। बहुत सारी आर्थिक विकास की, जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का निर्माण करना, इन योजनाओं को क्रियान्वित करना और इन योजनाओं का मूल्यांकन करना, अर्थात तीनों ही कार्य कार्यपालिका के पास आ गए हैं। ये तीनों ही कार्य कार्यपालिका करती है, जिसके कारण कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रीयकरण हो गया है। छठा कारण आता है अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू संकट। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और घरेलू समस्याओं से निपटने के लिए कार्यपालिका को बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं शक्तियों के प्रयोग के कारण कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रीयकरण हुआ है। सातवां कारण आता है शक्तिशाली नेतृत्व। नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना और गौरव की भावना का बढ़ना, साथ ही कुशल नेतृत्व को राष्ट्र की शक्ति और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाना। आठवां कारण आता है व्यवस्थापिका की स्वयं की शक्तियों का ह्रास। तो देखिए, व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को कानून निर्माण के कार्य सौंप दिए प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा। साथ ही समस्याओं की जो जटिलता है, नवीन प्रवृत्तियों की जो जटिलता है, उनके अनुरूप व्यवस्थापिका कानून निर्माण नहीं कर पा रही है। इसके कारण व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हुआ है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसके लिए रेमजे मेयर ने कहा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति और सम्मान दोनों को ही कम कर दिया है। नौवां कारण आता है औद्योगिक क्रांति। तो देखिए, जैसे औद्योगिक क्रांति फैल रही है, औद्योगिक क्रांति हुई, उससे राज्य का कार्य क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक तीनों ही क्षेत्रों में विस्तृत हुआ है और इसलिए सभी राज्यों ने आर्थिक नियोजन को अपनाया है, जिसके कारण समस्त शक्तियां कार्यपालिका की तरफ झुक गई है। आइए अब विचार करते हैं एक नवीन अवधारणा का। यह अवधारणा है नवनिरंकुशतावाद। ये अवधारणा प्रस्तुत करी थी लॉर्ड हिवर्ट ने संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में। इसमें इन्होंने कहा कि प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका कानून निर्माण का कार्य कर रही है और इस कानून निर्माण में वह निरंकुश होती जा रही है, अर्थात कार्यपालिका की निरंकुशता बढ़ती जा रही है। और इस अवधारणा को लॉर्ड हिवर्ट ने नवनिरंकुशतावाद कहा है। आइए अब चर्चा करते हैं कार्यपालिका के कार्यकाल की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में कार्यकाल है 5 वर्ष का। कई पुस्तकों में अपने को 7 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है। ये 7 वर्ष था वर्ष 2000 से पहले। 2000 है, इससे पहले फ्रांस में कार्यकाल हुआ करता था 7 वर्ष, लेकिन वर्तमान में ये है 5 वर्ष। इसी क्रम में अगर हम देखें रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। वर्ष 2009 से पहले ये कार्यकाल हुआ करता था 4 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष और स्विस संघीय परिषद, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, उन 7 सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। इन 7 सदस्यों में से प्रत्येक वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति चुना जाता है। तो स्विस संघीय परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगर हम बात करें बाकी देशों की, तो अधिकांश देशों में कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष के स्थान पर 4 या 6 वर्ष होता है, अर्थात लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल सभी देशों में अपनाया गया है। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो देखिए, चीन में अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया है। चीन में पहले राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता थी कि वह अधिकतम 2 ही कार्यकाल तक अपने पद को धारण कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चीन की व्यवस्थापिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और ये 2 कार्यकाल की बाध्यता है, इसको समाप्त कर दिया है। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस में भी पहले 2 कार्यकाल की बाध्यता थी, इसे वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया है। वर्ष 2009 में रूस में 2 परिवर्तन हुए हैं। एक कार्यकाल 4 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया है
और 2 वर्ष की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की, इन दोनों देशों में आज भी 2 बार की बाध्यता विद्यमान है, लेकिन फ्रांस में वर्ष 2000 में कार्यकाल में परिवर्तन किया गया है। इसके आगे जानते हैं कुछ फैक्ट। देखिए, कार्यपालिका जो शब्द है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये एक शक्ति है, और ये शक्ति है महत्वपूर्ण निर्णयों पर अमल करने की और उन्हें लागू करने की। राजनीति विज्ञान में संकीर्ण कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है, अर्थात केवल राजनीतिक कार्यपालिका का ही अध्ययन किया जाता है, इसमें प्रशासनिक कार्यपालिका का अध्ययन नहीं किया जाता। अब जानते हैं कि राजा कैसी कार्यपालिका होती है। तो देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन और जापान जिनमें संवैधानिक लोकतंत्र विद्यमान है। तो जिन देशों में संवैधानिक लोकतंत्र विद्यमान है वहाँ पर राजा की भूमिका नाम मात्र की रहती है, अर्थात राजा नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जबकि अगर हम बात करें जिन देशों में संवैधानिक लोकतंत्र विद्यमान नहीं है, जैसे जॉर्डन और सऊदी अरब, इन देशों में राजा नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होता है। इन देशों में, जॉर्डन में और सऊदी अरब में, राजा वास्तविक कार्यपालिका है। अगर हम बात करें विद्वान क्रॉसमैन की, तो क्रॉसमैन ने कार्यपालिका के आधुनिक स्वरूप के बारे में कहा है कि ये नौकरशाही लोकतंत्र है। इसमें इन्होंने प्रशासन की भूमिका को देखते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों की या नौकरशाही की भूमिका को देखते हुए क्रॉसमैन ने कार्यपालिका के वर्तमान स्वरूप को नौकरशाही लोकतंत्र कहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, जिसको हम अर्ध संसदीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, जो फ्रांस और श्रीलंका में कार्यरत है, इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात संसदीय में और अर्ध अध्यक्षीय में दोनों में ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।